नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका एक चैप्टर मटेरियल कॉस्ट को कंप्लीट किया है। आज की क्लास के अंदर एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा लेबर कॉस्ट, या काफी किताबों में इस चैप्टर को एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कि सर, जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेजरली हमारा जो फोकस है वो किसी भी प्रोडक्शन के अंदर उसकी कॉस्ट को लेकर के होता है। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास के दरमियान भी काफी डिटेल में जा करके डिस्कस किया था, सर जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट एलिमेंट के अंदर हम मेजरली 3 एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, जहां पर हमारा सबसे पहला एलिमेंट मटेरियल आता है। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग लेबर को लेकर के चर्चा करते हैं, और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग एक्सपेंसेस को लेकर के चर्चा करते हैं, जिसको आप लोग बेसिकली आगे जाकर के ओवरहेड की कैटेगरी में बाइफरकेट करने वाले हैं। समझ में आया? यानी कि जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट को असरटेन करना हमारा मेजर फोकस होता है। कॉस्ट के मेजर एलिमेंट्स क्या है? मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेस होता है। और यही सीक्वेंस हमारे चैप्टर का भी है। माने सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे? इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर आपका कॉस्ट शीट रहता है, जहां पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के कॉस्ट को अंडरस्टैंड किया था। तीसरा चैप्टर हमारा मटेरियल है, और आज जैसा कि हमने जो चौथा चैप्टर शुरू किया है उसका टाइटल क्या रहने वाला है? लेबर कॉस्ट रहने वाला है। और इसके बाद जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे दैट इज द एक्सपेंस, जिसको आप लोग ओवरहेड के नाम से जानते हो। तो यानी कि जब भी कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो कॉस्ट के अंदर हमारा लेबर कॉस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन में रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। इस चैप्टर के 2 पार्ट रहने वाले हैं। माने यहां पर आपको 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां से बहुत हद तक आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है यहां पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस चीज को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है कि आप थ्योरी को लाइटली ना लें। यहां से थ्योरी अक्सर पूछा जाता है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये थ्योरी काफी हद तक आपकी मदद भी करने वाला है। बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल अक्सर आपके ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है, चॉइस के अंदर आपको देखने को मिलती है। यानी अगर आप मटेरियल बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो आप लोग मटेरियल पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके चॉइस के अंदर आपको लेबर का न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। यानी मैं आपको मोटा मोटा ये बोलूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, आप सभी के पास समय कम बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग मटेरियल और लेबर के अंदर से एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी जैसे टाइम बचा हुआ, काफी टाइम है, तो आप लोग लेबर को भी जरूर पढ़िएगा। क्योंकि जब आप इस सब्जेक्ट को आगे जाकर के मास्टर करते हैं या कोई और कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं, तो वहां पे काफी इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आया? तो इस चीज को आपको अपने ख्याल में रखना है कि मटेरियल के बाद अगर कोई चीज जो आपके कॉस्ट को ज्यादा इंपैक्ट करती है वो लेबर रहती है, या इसको एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग ज्यादा किसको चर्चा करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं वेजेस को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। समझ में आया? तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर रहा होगा। अब मैं काफी डिटेल में जाकर के सबसे पहले हम इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, जो फॉर्मल डेफिनेशन है उससे हट करके आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी क्या करना है, हमें समझना है। सर आप समझाइए लेबर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? लेबर कॉस्ट को किस नाम से जानते हो आप लोग? एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। तो मैंने डाल दिया है, सर ये आपका लेबर कॉस्ट है, ये इसको किस नाम से जानते हो आप लोग? एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से जानते हो। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। लेबर कॉस्ट या जो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है, असल में एक ऐसा कंपनसेशन होता है जो आप लोग बेसिकली मेड करते हैं फॉर योर वर्कर। माने आप वर्कर के लिए जो भी कंपनसेशन देते
देते हैं उस कंपनसेशन को क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड द लेबर कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कई कई किताबों में इसको रेमुरेशन भी बोला जाता है, कई कई किताबों में इसको कंपनसेशन भी बोला जाता है, दोनों का मीनिंग सेम रहने वाला है। माने आप लोग ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सर जो हम कंपनसेशन मेड करते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपनसेशन मेड कर रहे हैं, किसके लिए कंपनसेशन की बात हो रही है, हमारे वर्कर के लिए। समझ में आया हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे वर्कर के लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, वही कंपनसेशन हमारा बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। जानने वाली बातें क्या है, जानने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको अपने ख्याल दिलो दिमाग में रखना है। सर ये जो वर्कर है ना, ये 3 बेसिस पे हायर किए जाते हैं। माने कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा करके दे देता है, सर ये जो वर्कर है ये आपके परमानेंट बेसिस पे हो सकते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। माने जो वर्कर आपने परमानेंट बेसिस पे हायर किए हैं और उनका अगर आप लोग रेमुनरेशन देते हो, समझ में आप लोग क्या कहते हो, उनका क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप लोग रेमुनरेशन प्रोवाइड कर रहे हो, या उसके लिए जो कंपनसेशन पे करते हो, ये कंपनसेशन या जो ये रेमुनरेशन है, यही क्या कहलाता है, यही आपका एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट कहलाता है। समझ में आया? अब परमानेंट के अलावा कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे लेके आते हैं। समझ में आया? हम लोग क्या लेके आते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे, तो चाहे परमानेंट बेस हो चाहे टेम्परेरी बेस हो, अलोंग विद आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस की भी यहां पर बात करते हैं, यानी कि आपके एम्प्लॉयज किसी भी बेस पे हायर हो, वो आपके परमानेंट बेसिस पे हायर किए जा सकते हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पे हायर किए जा सकते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किए जा सकते हैं। तो उनको जो भी आप लोग रेमुनरेशन देते हैं या कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा जो भी रेमुनरेशन या तो कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनसेशन ही आपका लेबर कॉस्ट होता है, या इसको क्या कहते हो आप लोग, एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से जानते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये जो कंपनसेशन आप लोग प्रोवाइड करते हो या जो रेमुनरेशन आप लोग प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज के लिए, ये 2 तरीके से बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे हम लोग इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, यानी आप लोग क्या कहेंगे, कुछ ऐसे बेनिफिट है जो किस में दिए जाते हैं, मॉनेटरी टर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन मॉनेटरी टर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, सर ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है, कुछ ऐसे बेनिफिट्स है, मैं कहूंगा कुछ ऐसे रेमुनरेशन है जो आप लोग कैश की टर्म में देते हो। क्या देते हो? कैश की टर्म में देते हो। क्लियर है? अब नॉन कैश की टर्म में जो होता है, इसके अलावा आप लोग जैसे कुछ परक्यूस्टीज इनको दे देते हो, जैसे आपका जो एम्प्लॉयज है उसको आप लोग क्या प्रोवाइड करते हो, आप लोग परक्यूस्टीज प्रोवाइड करते हो। परक्यूस्टीज के अंदर आपकी अलग अलग फैसिलिटीज आ जाती है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, जैसे आप लोग रिटायरमेंट बेनिफिट उनको प्रोवाइड करते हो। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको अपने ख्याल और जहन में रखना है कि यहाँ पर जो भी आप लोग कंपनसेशन की बात करते हैं या रेमुनरेशन की बात करते हैं, तो केवल मॉनेटरी टर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नॉन मॉनेटरी टर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आपने अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, आपने कार फैसिलिटी दिया है, मेडिकल फैसिलिटी दिया है, या एजुकेशनल फैसिलिटी दिया है, जैसे आपके एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, ये तमाम तरीके की बेनिफिट है ना, ये किसके अंदर आती है, कंपनसेशन के अंदर आती है, और यही आपका लेबर या फिर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाता है। समझ में आया? तो ये जो सैलरी है, बेसिक सैलरी है, जैसे डियरेंस अलाउंस वगैरह हो गया, कमीशन हो गया, इन तमाम चीजों के अलावा, मॉनेटरी टर्म के अलावा जो भी बेनिफिट आप लोग इनडायरेक्ट वे में अपने एम्प्लॉय को देते हो, अक्सर वो भी किसका हिस्सा होते हैं, लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। समझ में आया? और मैंने इनिशियली आपको बता दिया है, सर जब भी आप लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते, याद रखिएगा क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इस प्रोडक्शन के अंदर सबसे मेजर पोर्शन किसका होता है, मटेरियल का होता है। माने सबसे ज्यादा किसकी लागत होती है, मटेरियल की। मटेरियल के अलावा जो चीज इंपैक्ट करती है वो आपका लेबर कॉस्ट ही होता है। क्या होता है? आपका लेबर कॉस्ट होता है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक्सपेंसेस इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है कि सर जब भी प्रोडक्शन की बात होगी, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की बातें होंगी ना, तो हमें इस चीज को अपने ख्याल और जहन में रखना है। मटेरियल के अलावा लेबर का अपना एक इंपॉर्टेंट, अहम और जरूरी रोल होता है, जो कहीं ना कहीं किसको इंपैक्ट करता है, कॉस्ट को इंपैक्ट करता है। और अगर आप लोग कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो आपको किसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चा, लेबर कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इस चैप्टर को थोड़ा
डिटेल में जाकर के, थोड़ा गहराई में जाकर के मैं कोशिश कर रहा हूं आप सभी को प्रेजेंट कर पाऊं। बहरहाल यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे तो मैंने केवल दो कैटेगरी बनाई है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अगर आप लोग थोड़ा गहराई में जाकर के, थोड़ा डिटेल में जाकर के बात करते हैं तो एक बार डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम लोग इन फैक्टर को डिकोड करेंगे। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी वाली बातों पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान देने वाली बात ये है, इंप्लॉय कॉस्ट बोल दीजिए या तो लेबर कॉस्ट बोल दीजिए, रेफर करती है टोटल रेमनरेशन। अब ध्यान रखिएगा ये क्या हो रहा है, टोटल रेमनरेशन या कंपनसेशन पेड, जो पेड हो चुका है, या पेबल, ध्यान रखिएगा, पेबल टू द एम्प्लॉय। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। अगर आपने कोई भी सर्विसेज के बदले, आपके पास जो लेबर है उसकी सर्विसेज के बदले जो भी आप लोग टोटल रेम्युनरेशन, टोटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल रेम्युनरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल रेम्युनरेशन, जहां पे आपके परक्यूस्टीज वगैरह सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं और कैश भी आ जाता है, ठीक है। तो टोटल रेम्युनरेशन पेड टू, और या फिर आप लोग कह सकते हैं पेबल टू एम्प्लॉय फॉर ए सर्विस रेंडर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हो या फिर लेबर कॉस्ट बोलते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड करता है ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सभी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज, क्लियर है, वेदर इज ए कैश और काइंड, समझ में आया ना, ये भी मैं आपकी चर्चा कर चुका हूं। चाहे ये पेमेंट आपकी कैश में हो या किसी और तरीके से हो, सभी को यहाँ पे कंक्लूड करके चलना। टोटल रेम्युनरेशन इज इक्वल टू द लेबर कॉस्ट, आप लोग कह सकते हो, जिसको आप लोग एम्प्लॉय कॉस्ट, समझ में आया। रेम्युनरेशन मतलब मेहनत आना, कई बार कमीशन भी आप लोग देते हो, कई बार आप लोग सैलरी भी देते हो, कई बार आप लोग बेसिक पे के टर्म में देते हो, कई बार आप लोग डियरेंस अलाउंस देते हो, इसके अलावा आप लोग काफी बेनिफिट्स भी देते हो, अभी चर्चा करूंगा। तो आप एक बैकग्राउंड इस चीज को लेकर के बनाइए, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि लेबर कॉस्ट एग्जैक्टली किस तरीके से मामला एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है और हमें किस तरीके से इसको समझना है, समझ में आया। अब एक और चीज अगर आप सभी को याद हो, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो डेफिनेटली आप लोग ये चीज माय डियर फ्रेंड जानते होंगे, सर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और लेबर कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, समझ में, हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ना केवल लेबर बल्कि हर एक एलिमेंट को। माने एक तो हमारा पहली कैटेगरी किस में आ जाती है, आप लोग इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कह दोगे सर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, एक क्या होता है आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है। अगर आपने रेगुलरली सारी क्लासेस अटेंड की हैं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये बात बोल सकता हूं, आप सभी जानते होंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या मतलब है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब है, और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। मैंने पहले भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूं, कुछ ऐसी लेबर कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होती हैं, जो इजीली ट्रेसेबल होती हैं, उनको क्या बोलते हो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हो। और कहीं पे इजीली जिनको ट्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेट अस से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मेरा ये जो धंधा है, लेट अस से मेरे पास जो एग्जैक्टली मान लीजिए एक मैं नट बोल्ट बनाता हूँ, या मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है वो किसका है, मेरा जो बिजनेस है वो साइकिल का, या कोई अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको भी चीजों को समझने में मजा आए। लेट अस से मेरा जो बिजनेस है वो बेसिकली फर्नीचर के अंदर आता है, ठीक है। मेरा जो बिजनेस है वो किसका है, आपका फर्नीचर का है। अब फर्नीचर के अंदर बेसिकली अगर मैं ध्यान रखूं तो मैं बनाता हूं, लेटर से हमने बेड बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोग कह दीजिए सोफा बनाया हुआ है, या आप लोग मान लीजिए आप लोग लकड़ी का क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं। अब चेयर बनाने के लिए मेरे पास कुछ इंप्लॉयज होते हैं, जैसे ध्यान रखिएगा, कुछ मेरे पास लेबर होता है, क्या होता है मेरे पास लेबर होता है। लेबर का मतलब लेटर से जो मेरा कारपेंटर होता है, ठीक है, मैं क्या कहूंगा, मेरे पास जो कारपेंटर है माय डियर फ्रेंड्स, वो कारपेंटर डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर, किसके अंदर इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन जो मेरे पास 50 कारपेंटर्स काम करते हैं, या जो खाती काम करते हैं 50, उनको सुपरविजन करने के लिए भी मेरे पास एक बंदा है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सुपरवाइजर बोलते हैं, समझ में आया। तो आप लोग क्या कहोगे, एक हमारे पास सुपरवाइजर है और हमारे पास पूरी लेबर की टीम है। तो लेबर की टीम डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, इसको ट्रेस करना इजीली है।
दैट्स व्हाई ये जो लेबर की टीम है या फिर जो ये कारपेंटर है ये किस कैटेगरी में चला जाएगा सर, ये डायरेक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको क्या बोल देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे। लेकिन जो सुपरविजन वाला व्यक्ति है जिसकी सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लेबर कॉस्ट तो है लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिसको इजीली ट्रेस किया जा सके, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो लेबर का कॉस्ट क्या कहलाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाता है। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाते हैं। समझ में आया? अब इसी तरीके से जैसे सुपरवाइजर हो गया है ऐसे आप लोग, खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया, तो आप लोग एक बेसिक एग्जांपल से चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने एक ही बात आपको समझाई है, इस लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसको हमें पढ़ना क्यों है, क्यों ये सारी चीजें जरूरी रहने वाली है। अब समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट, जरूरी और अहम बात, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसके बिहा पे ही आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा। हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, जो अभी अभी हमने पढ़ा, या लेबर कॉस्ट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, सर आप लोग इसको लेबर कॉस्ट बोलना है, लेबर कॉस्ट बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको अगर एम्प्लॉय कॉस्ट बोलना है, याद रखिएगा क्या बोलना है, आपको एम्प्लॉय कॉस्ट बोलना है तो आप लोग एम्प्लॉय कॉस्ट बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जब आप लोग लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, जब आप लोग एम्प्लॉय कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें टोटल रेम्यूनरेशन के ऊपर चर्चा करनी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें टोटल रेम्यूनरेशन लेना होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर, टोटल रेम्यूनरेशन का मतलब हमें सारे फैक्टर्स को, सारे एलिमेंट्स को कंक्लूड करके बताना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माने हमें केवल मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं देखने हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देखने हैं। दैट्स व्हाई आप लोग ये कह सकते हैं सर एम्प्लॉय कॉस्ट की है ना, बेसिकली हम कंपोनेंट्स को लेकर के चर्चा करेंगे, माने किन किन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करके चलना है। तो हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। वैसे तो 2 ही कैटेगरी है, एक मॉनेटरी टर्म में आ जाएगा, एक नॉन मॉनेटरी टर्म में आ जाएगा। नॉन मॉनेटरी के अंदर हमारे पास 2 फर्दर कैटेगरियां हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी आप लोग ये कहेंगे, सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट को लेकर के चलेंगे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट को लेकर के चलेंगे, और तीसरे नंबर पे हम लोग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट को लेकर के चलने वाले हैं। तो 2 कैटेगरियां हो गई हैं। ये दोनों कैटेगरियां कहां से ताल्लुकात रखती हैं, इस चीज का आपको अपने ख्याल और जहन में रखना है। ये दोनों चीजें मॉनेटरी बेनिफिट के टर्म में आती है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा अपने दिलो दिमाग और जहन में रखना है कि सर ये दोनों है ना, ये मॉनेटरी टर्म की कैटेगरी में आती हैं, और जो तीसरी कैटेगरी है वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट की कैटेगरी में आती है। इन सबको अगर आप लोग टोटल करते हैं, माने यहाँ पे मैंने बताया ना आपको क्या करना होता है, टोटल रेम्यूनरेशन की बात करनी होती है। रेम्यूनरेशन नहीं कहना चाहते हो तो आप लोग क्या कहोगे, कंपनसेशन। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लोग क्या कहोगे, सबसे पहले सर हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट। क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट निकालना पड़ेगा। प्लस में मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉरी आपका इनडायरेक्ट। सेकंड कैटेगरी में आप लोग क्या लेके चलोगे, इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट। तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं, क्या आ गया आपका, इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट हो गया है, ओके। इसके बाद आप लोग क्या कहोगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। सबको सम करना है, ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, सबको क्या करना है, सम करना है, और सबके सम से माय डियर फ्रेंड्स आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट बड़े प्यार से और बड़े आराम से मिल सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर, डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट के अंदर आपका बेसिक सैलरी या वेजेस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेसिक सैलरी और वेजेस किसके अंदर आते हैं, डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट के अंदर आते हैं। अगर आप लोग डीए की बात करते हैं, डियरेंस अलाउंस की, तो ये भी डायरेक्ट बेनिफिट के अंदर आता है। अगर आप लोग ओवर टाइम वेजेस की करते हैं तो ये भी आपका डियरेंस अलाउंस के अंदर आता है। अगर आप लोग बोनसेस या इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो ये भी आपका बेसिकली सॉरी डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट के अंदर आता है। और कमीशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली पैसे के टर्म में आपको मिलती है। कमीशन आपको पैसे के टर्म में मिलता है, इंसेंटिव बोनस सब आपको पैसे के टर्म में मिलते हैं, ओवर टाइम बेसिस आपको मॉनेटरी टर्म में मिलता है, डीए आपको मॉनेटरी टर्म में, बेसिक सैलरी या बेसिस भी आपको मॉनेटरी टर्म में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से कि दीज आर ऑल द डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स। लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे प्रोविडेंट फंड होता है, जहां पे आप लोग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, एक अनरिकॉग्नाइज्ड
प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है ना। यानी कि आप लोग जब आप लोग आरपीएफ की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर प्रोविडेंट फंड होता है, सीधी सीधी बात है, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आप लोग ईएसआई की बात कर सकते हैं, आप लोग ग्रेजुएटी और पेंशन की बात कर सकते हैं। ग्रेजुएटी आप लोग समझते हैं ना, रिटायरमेंट के टाइम पे एक जो छोटा छोटा अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाता है, जो भी उसको कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेजुएटी। तो याद रखिएगा, ग्रेजुएटी हो गया, पेंशन फंड हो गया, ये है तो कैश के टर्म में, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। दैट्स व्हाई जो आपकी मॉनेटरी बेनिफिट्स है, दीज मॉनेटरी बेनिफिट्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। ये दो काइंड में आप लोग इसको कैटेगराइज करते हो। पहला आपका डायरेक्ट, दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट। नॉन मॉनेटरी टर्म में जैसे आपको क्या मिल गया, फ्री अकोमोडेशन मिल गया है, रहने के लिए जगह मिल गया है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, लीव इनकैशमेंट मिलता है, छुट्टियों का इनकैशमेंट, एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस मिलता है। ये तमाम चीजें किस कैटेगरी में आती हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर आती है। और सबको जोड़ना है, क्योंकि आपको देना है एज ए एम्प्लॉयर। अगर आप लोग सोचते हैं, आप लोग इस प्रोस्पेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको तो ये पैसा देना है ना, तो आपको तो टोटल करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं लेबर कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, तो लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर हम लोग मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। मॉनेटरी के अंदर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो कैटेगरियां बन जाती हैं, और नॉन मॉनेटरी के अंदर सिंपल है, अकोमोडेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया। इसके अलावा आप लोग लीव इनकैशमेंट की बात कर सकते हैं, या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस की बात कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की कैटेगरियां आपके सामने एग्जिस्ट करती हैं। और याद रखिएगा, कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये चीजें आप लोग एक बार समझ गए ना, तो इस तरीके से आप लोग चैप्टर को धुआं धुआं कर सकते हैं। चैप्टर बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इजी रहने वाला है, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी इजी रहने वाला है। बस शर्त ये है कि आप लोग मेरे साथ चीजों को डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करें, साथ साथ मेमोराइज करने की कोशिश करें। अगर आप लोग साथ साथ सारी चीजों को करते चलेंगे, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस चैप्टर के अंदर आप लोग पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। समझ में आया? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। बहुत छोटा सा डिस्कशन मैंने आप सभी के साथ किया है, लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर के, डेफिनेशन को लेकर के, और कंपोनेंट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर के। अब अगर आप थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम लोग काफी गहराई में जाकर के, काफी डिटेल में जाकर के हम लोग जरूरत पड़ने वाले हैं। किसकी जरूरत? सर, ये जो लेबर कॉस्ट है, इसको कंट्रोल करने की भी जरूरत होती है, इसको अकाउंट करने की भी जरूरत होती है, इसको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत होती है। तो ये जरूरत क्यों है, मुद्दा ये है। समझ में आया? कई बार सवाल आ जाता है ना कि सर हमें लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट को बेसिकली क्यों तो उसको अकाउंट करना है, और क्यों हमें उसको कंट्रोल करना है। बहुत अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब एक ये भी है कि जब भी आप लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो तीन कंपोनेंट होते हैं। मटेरियल के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई इंपैक्ट करता है, तो वो आपका लेबर कॉस्ट होता है। जब आप किसी भी चीज का कॉस्ट असर्टेनमेंट करते हैं, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं बचा, तो उस केस में डेफिनेटली हमें जो लेबर कॉस्ट है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसको अकाउंट करना पड़ेगा। अकाउंट के बिहा पे ही आप लोग तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट को या रिकॉर्ड कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत ये सिंपल जवाब है, जो कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाकर ना, पॉइंट दर पॉइंट हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये सेम बात लिखी हुई है। सर, लेबर कॉस्ट की अगर आप लोग चर्चा करते हैं, तो लेबर कॉस्ट एक मेजर एलिमेंट है टोटल कॉस्ट का। समझ में आया? टोटल कॉस्ट माने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। समझ में आया? इन मेनी इंडस्ट्रीज इट फॉर्म ए सब्सटेंशियल proportion of the total cost, therefore proper accounting and control of labor is essential। माने that's why हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अकाउंटिंग करना जरूरी है, और इसका क्या करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है। किसका? लेबर कॉस्ट का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत बेसिक बातें हैं। सर, क्या मतलब हुआ? सर, आप लोग कॉस्ट की बात करते हैं, बहुत ऑब्वियस बात है, कॉस्ट के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं। समझ में आया? कितने एलिमेंट होते हैं? तीन एलिमेंट होते हैं। एक आपका मटेरियल होता है, जो सबसे ज्यादा एक तरीके से पोर्शन में अवेलेबल होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? लेबर ही आता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स को लेकर के चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट जो आपका प्रपोर्शन रखने वाला एक तरीके से फैक्टर है। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड टू
कंट्रोल इट, इसको क्या करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसको अकाउंट करने की जरूरत है, ठीक है। अब जब आप अकाउंट करते हो तो बड़ी सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जब आप लोग कंट्रोल करते हो तो इनके बड़े सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। जैसे पहला जो बेनिफिट मिलता है दैट इज द एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन। एक तो आप लोग तुक्का मारे, अंदाजा मारे, एक एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंट करना जरूरी है। अगर अकाउंट नहीं होगा तो एक्यूरेट कॉस्ट कैसे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल करने की तो बात दूर की है। यानी कि आप लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं बच्चे, शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विदाउट प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ लेबर कॉस्ट, अगर आप लोग क्या नहीं करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते हैं लेबर कॉस्ट की, प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी इनएक्यूरेट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना, या प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो इनएक्यूरेट रहेगी, गलत रहेगी। अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इनएक्यूरेट रही तो आपका प्रॉफिट गलत हो जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट गलत हुआ है तो डिसीजन मेकिंग गलत होगा, डिसीजन मेकिंग गलत हुआ है तो आपका कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका ब्रांड, आपकी फर्म कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। यू आर जस्ट आउट ऑफ द मार्केट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई सारी चीजें इंटर डिपेंडेंट होती है। कॉस्ट के ऊपर सारा मामला होता है, उसी के ऊपर सेलिंग प्राइस होता है, उसी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, उसी के प्रॉफिट के बिहा पे ही डिसीजन मेकिंग निकल के आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना है तो आपको जो प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप सभी को याद हो तो, अगर हमने कॉस्ट की बात की थी तो कॉस्ट के अंदर हमने बताया था 3 एलिमेंट है सर। एक तो आपका मटेरियल हो गया, बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। एक आपका लेबर हो गया है, एक आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। याद है किसी को? इन तीनों को आगे हमने फर्दर क्लासिफाई किया था। जैसे मटेरियल के अंदर आप लोग डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। लेबर के अंदर भी हम लोग डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सभी को याद हो तो जो डायरेक्ट वाले कंपोनेंट है, माने अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका एक तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया है, ठीक है, ओके सर, डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया। अगर आप लोग क्या लेते हैं, डायरेक्ट लेबर को लेके चलते हैं, ठीक है सर, ये भी लिख दिया, लीजिए डायरेक्ट लेबर हमने लिखा। प्लस में अगर आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या करें, लेबर मटेरियल एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करते हैं तो इनको कलेक्टिवली हमने क्या बोला था सर, ये हमने निकाल दिया है आपका प्राइम कॉस्ट। क्या निकाल दिया है? प्राइम, या फिर फ्लैट कॉस्ट के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। तो ये क्या निकल आया था आपका, प्राइम कॉस्ट निकल आया था और फ्लैट कॉस्ट निकल आया था। इसका मतलब यहाँ पे भी लेबर को फाइंड आउट करने की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप लोग ये वाली चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट में मैं आपको ये कह सकता हूँ इसकी जरूरत क्यों है। अगर आप लोग किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग सेलिंग प्राइस को निकालना चाहते हैं, मैंने बताया ना, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट कॉस्ट डिटर्मिनेशन जरूरी है। अगर आप लोग कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत ऑब्वियस बात है, हमें किसकी जरूरत रहेगी, हमें यहाँ पे अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग ऑफ लेबर कॉस्ट की जरूरत रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड, सिंपल मुद्दा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो एक रीजन है, ये क्या है, एक रीजन है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल भी आप लोग ले सकते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या है, बेसिक एग्जांपल है डायरेक्ट वेजेज। अगर आपका 1 लाख है, अगर आपने इनएक्यूरेट इसको अकाउंट किया है, रोंगली रिकॉर्ड कर दिया, 80,000 कर दिया, तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हुआ है, अंडर एक तरीके से प्रोडक्ट कॉस्ट गड़बड़ा गया है, प्रॉफिट हाई दिखेगा, और प्रॉफिट हाई दिखेगा तो प्राइस डिसीजन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो इंपैक्ट करती हैं, जिनको आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, नीड फॉर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ ए लेबर। तो पहला कारण क्या है, एक्यूरेट कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अगर आप लोग सेकंड कारण की बात करते हैं तो आप लोग अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं फ्रॉड से और मिसयूज से, तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट ए मिनट। ओके
समझ में आया? तो सेकंड जो अगर आप लोग रीजन बताते हैं तो सेकंड पॉइंट आप लोग क्या कह सकते हैं, सर यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड मिसयूज करना है, तो अगर आप लोग इससे प्रिवेंशन करना चाहते हैं मिसयूज या फ्रॉड से, तो आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेबर कॉस्ट है उसको अकाउंट करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे लेबर कॉस्ट कंट्रोल हेल्प इन अवॉइडिंग, अगर आप लोग लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं तो किस किस में हेल्प करता है, घोस्ट वर्कर्स में हेल्प करता है, ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस में आपकी हेल्प करता है, फेक ओवर टाइम क्लेम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, डमी वर्कर्स ऑन पेरोल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, एक बार अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड करेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीसरा यहां से ध्यान रखिएगा, आइडियल टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसको मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको आने वाले वक्त में मैं काफी डिटेल में जाकर के भी पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप लोग आइडियल टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आइडियल टाइम इंक्रीज कॉस्ट विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, माने आइडियल को टाइम है वो क्या इंक्रीज कर देता है, कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है विदाउट इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन, समझ में आया? दैट्स व्हाई। और यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल आइडियल टाइम होता है, एक एबनॉर्मल आइडियल टाइम होता है। इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो कंट्रोल ऑफ आइडियल टाइम अगर आप लोग करना चाहते हैं, यानी कि बिना प्रोडक्शन बढ़े अगर आपका लेबर कॉस्ट बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हो, आइडियल टाइम बोलते हो। तो इसको अगर आप लोग कंट्रोल करोगे ना तो ये तभी हो पाएगा जब आप लोग लेबर कॉस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोल ऑफ ओवर टाइम, ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको कंट्रोल करना है किसका, ओवर टाइम का। और ओवर टाइम जो नॉर्मल रेट होता है आपका, जैसे आवरली पेमेंट करते किस तरीके से पेमेंट करते हैं लेबर को, जो नॉर्मल कॉस्ट होता है ना उससे ज्यादा होता है ओवर टाइम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर ओवर टाइम वेजेस आर जनरली पेड एट ए हायर रेट, इनको क्या किया जाता है, हायर रेट पे पे किया जाता है। इनको कंट्रोल क्यों करना है, ओवर टाइम इंक्रीज करता है लेबर कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, ये एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है और ये वर्कर की हेल्थ को इंपैक्ट करता है। समझ आए? ज्यादा ओवर टाइम करेगा तो हेल्थ तो एक तरीके से प्रभावित होगा, इंपैक्ट होगा, बहुत ऑब्वियस, बहुत सोची समझी बात है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड इट, इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ऐसे एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ द लेबर एफिशिएंसी। अगर आप लोग लेबर एफिशिएंसी का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप लोग क्या कह सकते हैं, आपको लेबर कॉस्ट को अकाउंट भी करना पड़ेगा और कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने काफी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो एज यूजुअल मैं ज्यादा लंबा लेक्चर खींचूंगा नहीं, और मैं एक इस तरीके का लेक्चर हमेशा आपको प्रोवाइड करता हूं कि 1 घंटे से हम लोग कम टाइम पीरियड में ही एक लेक्चर लेके चलें, ताकि उसको आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, देख पाए, रिकॉल कर पाए और साथ साथ मेमोराइज भी कर पाए, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी छोटी छोटी इंट्रोडक्शन चीजों को अंडरस्टैंड किया है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमने ये तो समझा कि अकाउंटिंग और कंट्रोल करने की क्यों जरूरत है लेबर कॉस्ट को। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है, सर अगर आप लोग एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं किसका, लेबर का, किसका, लेबर का, एंड एडुकेट करना चाहते हैं कंट्रोल को, क्या करना चाहते हैं, एडुकेट करना चाहते हैं कंट्रोल को, तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो आपकी हेल्प करेगा। वी हैव अ नीड द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, हमें किसकी जरूरत होती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है जो इस चीज में हमारी हेल्प करते हैं। माने लेबर है, लेबर का आप लोग क्या करना चाहते हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, अलोंग विद आप लोग उसका एडुकेट कंट्रोल करना चाहते हो। अब लेबर को एडुकेट कंट्रोल करने के लिए और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो हमारी काफी हद तक मदद करते हैं। और यहां से एक सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आता है, सर कितने डिपार्टमेंट है, आई थिंक आपके 6 डिपार्टमेंट हैं जिनको आपको बेसिकली यहां पे पढ़ना है। सबसे पहले आपको किसको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो पहला डिपार्टमेंट जो आपके जो लेबर है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, एडुकेट कंट्रोल में हेल्प करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोल दीजिए या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट बोल दीजिए। सेकंड आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहने वाला है जिसको हमें पढ़ना है, जिसको वर्क स्टडी डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आपका टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रहने वाला है, इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है। देखिए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पे भी टाइम कीपिंग नहीं है, टाइम बुकिंग है, ये थोड़ा सा
गड़बड़ है पीपीटी के अंदर। यहाँ पे तीसरे के बाद चौथा डिपार्टमेंट कौन सा है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट है। क्लियर है? हालांकि काफी किताबों में केवल एक पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो मैं दोनों पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? अगर आप लोग पांचवे की बात करते हैं तो आपका पेरोल डिपार्टमेंट आ जाता है, और छठे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो इंटीग्रेट होकर के हमें लेबर के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और उनके एडुकेट कंट्रोल में हमारी हेल्प करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पढ़ेंगे, फिर बुक कीपिंग और टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके अंदर भी फर्दर काफी मेथड्स है जिन्हें हम पढ़ेंगे। पेरोल डिपार्टमेंट हो जाएगा और लास्ट में जाकर के कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। जब आप इसको समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बहुत हद तक ये मान के चले 70 to 80% हमारा थ्योरेटिकल काम हो जाएगा। ठीक है? फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे शिफ्ट होंगे। न्यूमेरिकल से पहले फाउंडेशन बनाएंगे और फिर हम लोग तमाम तरीके के पीवाईक्यूज एंड न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। यहां तक आपको याद करना है, लर्न करना है, मेमोराइज करना है। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आज की क्लास में आपको समझ में आई होगी, चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।